नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। महाराष्ट्र की सियासत में फिर भयंकर भूचाल सा नजर आ रहा है। ये सब दिखावा है, मजबूरी है, या फिर वाकई महायुति में दरार पड़ रही है। आज कैबिनेट की मीटिंग थी। कैबिनेट की मीटिंग में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजित पवार मौजूद थे। कैबिनेट मीटिंग में जो खबर आ रही है उसके मुताबिक अजित पवार और एकनाथ शिंदे में तीखी बहस हो गई। कुछ घोषणाओं को लेकर के, कुछ प्रस्तावों को लेकर के दोनों आमने सामने आ गए और कैबिनेट मीटिंग में ही भिड़ गए। अजित पवार ने एकनाथ शिंदे के कुछ प्रस्ताव मानने से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया और उसके बाद जो बहस हुई उसका नतीजा ये कि 10 मिनट बाद ही 10 मिनट मात्र कैबिनेट की मीटिंग चली थी। अजित पवार कैबिनेट की मीटिंग छोड़ करके बाहर निकल आए। हालांकि उसके बाद कैबिनेट मीटिंग चलती रही और ये मीटिंग 2 घंटे से ज्यादा चली। 38 प्रस्तावों पर मुहर लगी, 38 फैसले लिए गए। अब ये चुनावी वक्त है। चुनावी वक्त में फैसलों का क्या महत्व है? लाडली जो बहन योजना वाला जो फॉर्मूला गया है महाराष्ट्र में, वहां पर मुख्यमंत्री नाम हटा दिया गया है एनसीपी के कैंपेन में। वो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना है, लेकिन उसमें से मुख्यमंत्री हटा करके एनसीपी प्रचार कर रही है। जो लाभार्थियों के जरिए विज्ञापन तैयार करवा रही है, उसमें क्रेडिट अजित पवार को दिलवा रही है। अजित पवार महायुति यानी इंडिया अलायंस बीजेपी का साथ छोड़ने को नहीं तैयार है। बार बार अपमान, बेइज्जती और झगड़े के बावजूद ये पूरा खेल क्या चल रहा है, इसको समझने के लिए कंट्रोल रूम भाव को जोड़ लीजिए चर्चा। इस चर्चा को शुरू करें उससे पहले मैं अपने दर्शकों से 30 सेकंड एक बात कहना चाहता हूं। लगातार मैं कमेंट्स देख रहा हूं आप लोगों के 2 दिन से। निराशा, हताशा है, इसमें कोई दो राय नहीं। कुछ भाजपा के जीत से उत्साहित ट्रोलर्स आकर के जो हमें सलाह दे रहे हैं, उनकी तो हम परवाह नहीं करते, लेकिन जो हमारे दर्शक हैं उनकी हमें पूरी परवाह है। उनकी शिकायतें कि सरकार बन रही थी, आप लोग बता रहे थे नहीं बनी, उनकी शिकायत जायज है। हम बार बार कहते हैं कि हमारी पूरी ये लड़ाई, ये न्यूज लॉन्चर सिर्फ ये न्यूज प्लेटफॉर्म नहीं है। मैं साफ कर दूं, एक मिशन है और इस मिशन में अगर हमने कहा जीत रही थी तो हम आज भी अपने बात पर कायम हैं। हरियाणा की जन आकांक्षाएं भाजपा को हटाने की थी। जन आकांक्षाएं अगर पूरी नहीं हुई तो उसके लिए मशीन तो गुनहगार ही है, कांग्रेस भी गुनहगार है। और अगर हमने उस दरमियान कांग्रेस के भीतर की कुछ कमियों को नहीं आप तक लाया, नहीं दिखाया, तो हमारा भी कसूर है। लेकिन जन आकांक्षाएं थी हरियाणा में भाजपा की सरकार को हटाने की, आज भी हम इस पर कायम है। नतीजों से आज की तारीख में भाजपा के तमाम नेता भी चौंके हुए हैं, सिर्फ जनता नहीं। रही बात जो तमाम लोग, जब हम कांग्रेस पर आज की तारीख में पोस्टमार्टम करते हैं तो ट्रोलर्स होते हैं बहुत सारे, तो हमें भी आइडिया है, लगातार देखते हैं कि बिक गए। तो न्यूज लॉन्चर को खरीदने की हैसियत न कांग्रेस में है, कांग्रेस तो वैसे भी गरीब है, ये क्या खरीदेगी। जब मोदी और योगी नहीं खरीद सके, सत्ताधारी दल जिनके पास, और मैं नहीं दिखाना चाहता हूं क्योंकि कई राजनीतिक दल, पार्टियां, सरकारें, मैं किसी को भी निजी तौर पर, अगर हम किसी से पैसा नहीं ले रहे हैं तो उसको हम डिफेम नहीं करना चाहते। नहीं तो मेरे मोबाइल पर, फोन से लेकर के और व्हाट्सएप पर सरकारी विज्ञापन ले लीजिए, इसके फॉर्म, सरकार के डॉक्यूमेंट्स फॉर्म तक भेजे हुए हैं और 3-3 महीने पहले से भेजे हुए हैं। और फॉलोअप के लिए फोन आते हैं, मैं फोन रिसीव नहीं करता हूं। एक दिन में 3-3, 4-4, और इसके साक्षात प्रमाण भाव बैठे हुए हैं, क्योंकि हम दोनों के बीच 100% जितना दर्शकों के साथ हमारी ट्रांसपेरेंसी है, उतना हमारी आपस में। उनके कॉल नहीं रिसीव करते 3-3 महीने से,
हम ये नहीं कहेंगे दूसरा कोई होता तो क्या करता। सिर्फ अपनी बात कर सकते हैं, हम दूसरे की बात नहीं करेंगे किसी की। किसी की हैसियत नहीं है हम भूखे मर जाएंगे, किसी की हैसियत नहीं कि खरीद ले। ये जिम्मेदारी के साथ फिर आज हम आपसे वादा कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि 2-3 दिन से इस हताशा निराशा के माहौल में आपकी शिकायतें भी जायज हैं। और हमने भी सीखा है हरियाणा के चुनाव से कि चुनाव में किसी को लाभ हो या नुकसान हो, अगर उसके भीतर खामियां दिख रही हैं तो उसी समय उस पर प्रहार हमें कर देना चाहिए और हम करेंगे अब। और इसीलिए आज ये चर्चा लेकर के आए हैं। और कल तक आपको महाराष्ट्र में कहां पर भाजपा नई नई प्लानिंग कर रही है और कहां पर कांग्रेस या विपक्षी गठबंधन शरद पवार या उद्धव ठाकरे अब भी आंख बंद किए हुए हैं इस पर भी, क्योंकि महाराष्ट्र में भी हरियाणा जैसे डिवीजन की प्लानिंग बहुत तेजी से उस पर काम कर रही है भाजपा। इस पर भी चर्चा करेंगे, सारी चर्चाएं होंगी। लेकिन अब शुरू करते हैं चर्चा। मैंने थोड़ा वक्त लिया भाऊ, क्योंकि लगातार इस पर हम आपसे भी टिप्पणी लेंगे। लगातार दर्शकों में हताशा निराशा है, कोई बात नहीं। अगर वो तालियां हमारे लिए बजाते हैं तो हम उनकी गालियां खाएंगे, ये हम कह रहे हैं। जो ताली हमारे लिए बजा रहे हैं, ट्रोलर्स की नहीं, जो ताली हमारे लिए बजाते हैं, जो हमारा उत्साह बढ़ाते हैं, उनकी गालियां भी सर आंखों पर, अगर हमसे कहीं चूक हुई है तो। लेकिन ये साफ कर देना जरूरी है कि जो कि हम बिक गए, हमें न भाजपा की, मोदी की या किसी की भी नहीं है खरीदने की हैसियत। हम इतने बड़े आदमी नहीं है, लेकिन दिल से इतने बड़े हैं, नहीं खरीदने की हैसियत है किसी को। दावे के साथ कहते हैं जिसको आजमाना वो आजमा लेगा। भाऊ, महाराष्ट्र में क्या चल रहा है ये? अजीत पवार अ, बीच मीटिंग से उठकर फरार। अजीत पवार अ, फरार। बिल्कुल। अब तुमने जब आशीष बात की है, मैं भी दर्शकों को यही बताना चाहता हूँ कि हम्म, बड़ा लोग ढोल बजाने के आदी है। हम्म, हमने तो ना बीजेपी का लेना देना, ना कांग्रेस का लेना देना। हम्म, यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सारे मंत्री हार जाते हैं, दो को छोड़ के, हम्म, और वो दो भी हम्म, उधार की सिंदूर पे जीतते हैं कांग्रेस की वजह से, हम्म, हम्म, जब पूरी कैबिनेट हार जाती है तो वो सरकार की हार है। आप नंबर गेम पे मत जाइए। हम्म, नंबर गेम जहां कांग्रेस और भाजपा आमने सामने है, हमने इसके पहले भी कहा था कि 100 सीटें जो कांग्रेस को आई है, उसमें से मात्र 28 सीटें ऐसी है कि जो कांग्रेस की अपनी है। बाकी 72 सीटें जो लोकसभा में है वो उधार की सिंदूर पे है। 10 राज्य है। 10 राज्यों में चाहे कर्नाटक से शुरू करें, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल, आसाम, ये 10 राज्य है जहाँ बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। और वहां कांग्रेस का बहुत बहुत बुरा प्रदर्शन रहा है। यदि जम्मू कश्मीर में सरकार बनी है तो कांग्रेस का वहां नहीं के बराबर उसमें योगदान है। ये ये लोगों को दिखता है। हमें कोई किसी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार नहीं आने से बड़े दुखी है, इनकी दुकान बंद होगी। हमें क्या करना था? हमें तो हुड्डा हुड्डा कौन मुख्यमंत्री बनता? हुड्डा बनता, शैलजा बनती। चुनाव के दौरान क्या हमने हुड्डा और शैलजा को भी बख्शा है? तो उसका सवाल वो नहीं है सरकार किसकी बनती है। सरकार तो हम तेलंगाना और कर्नाटक की को भी घेरते हैं। क्या सीताराम मैया पे आरोप लगे तो क्या वो खबरें हमने नहीं चलाई? मतलब वो नहीं है। यहाँ जनता की वेदनाओं को शब्द देने का काम है। हरियाणा की जनता की वेदनाएं थी जो प्रधानमंत्री के रैली में 10,000 से ज्यादा की भीड़ नहीं हो सकती थी, जिन प्रधानमंत्री ने 4-4 लाख की रैली एड्रेस की हो, गांव में लोग नहीं घुसते थे। ये हरियाणा की जनता जानती है कि हम सही थे या गलत थे। बाकी ट्रोलर की हम चिंता नहीं करते। हाँ, हम्म, आपकी संवेदनाओं की चिंता जरूर करते हैं और हमेशा कहते हैं कि आशाओं के दीप जले रहने चाहिए, आशा होनी चाहिए। वो हमेशा बहादुर शाह जफर का एक शेर है, गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफ्न क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो ये घुटनों के बल चलने वाले लोग नहीं। तो आप इसकी चिंता न करें। हरियाणा में लगातार हो रहा है। जब कांग्रेस का बहुत ही कटुपूर्ण, बहुत ही शार्प शब्दों में जब पोस्टमार्टम हुआ पार्टी का, तो उस पोस्टमार्टम पे भी कई लोगों को लगता है कि ये अब कांग्रेस को क्यों गाली दे रहे हैं। कांग्रेस को गाली नहीं दे रहे। इस देश में विपक्ष होना चाहिए।
और अच्छे विपक्ष के लिए कांग्रेस को स्ट्रांग होने की जरूरत है। बिकी हुई कांग्रेस अच्छा विपक्ष नहीं बन सकती। हमेशा कहते हैं लोक प्रजातंत्र में या लोकतंत्र में दो पहिए होते हैं, एक विपक्ष और सत्ता पक्ष। हमने भाजपा के बारे में भी वही कमेंट आपको इसी शो में आपको मिले होंगे, जिसमें हमने कहा कि हमको भाजपा की भी जरूरत है इस देश में। यदि भाजपा जैसा विपक्ष नहीं होगा या भाजपा जैसा राजनीतिक दल नहीं होगा, तो कांग्रेस निरंकुश सत्ता के साथ तानाशाही प्रवृत्ति कैसी पनपती है, ये हमने आपातकाल में भी देखा है। तो निरंकुश तानाशाह कोई भी हो, चाहे भाजपा का हो या कांग्रेस का हो, वो होना नहीं चाहिए। और वो अंकुश यदि विपक्ष नहीं रखता, तो कहीं ना कहीं मीडिया का काम है। हम बहुत छोटे लोग हैं, छोटा प्लेटफॉर्म है, लेकिन जितना हो सके उतना करते हैं। अब आई महाराष्ट्र की बात। महाराष्ट्र में अजित पवार बहुत दिनों से ये स्टैंड ले चुके हैं, क्योंकि वो वित्त मंत्री है। इसके पहले भी वो वित्त मंत्री रह चुके हैं। जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी, उसमें भी वित्त मंत्री थे, अभी भी वित्त मंत्री हैं। तो वो लगातार जो पॉपुलरिस्टिक मेजर है, जो फ्री का बांटने वाली जो योजनाएं हैं, उसको लेके वो चिंतित पहले दिन से थे, आज थे ऐसा नहीं। लाडली बहना, ये दिल्ली ने उनको गले उतारा। वो लाडली बहना की वजह से भी लगातार चिंतित थे, क्योंकि 41,000 करोड़ का एक बड़ा अनशेड्यूल्ड एक होता है। मैं हमेशा दर्शकों को समझाने का प्रयास करता हूं कि आपके घर में दिवाली का त्योहार भी होता है, तो दिवाली के त्योहार की भी, अब दिवाली आने वाली है, हर एक के मिडिल क्लास के घर में बजट चल रहा होगा, इस दिवाली में हम्म, खर्चा कितना करेंगे। हम्म, तो उसमें बेटी को यानी लाना है, बेटी को पोता हो गया है तो उसको कुछ इस बार देना पड़ेगा। तो हर इंसान अपना तय करता है। लेकिन दिवाली के दिन यदि आपने ऑल ऑफ सडन कह दिया कि मैं सबको गले में एक एक सोने की चेन देना चाहता हूँ, तो फिर आपको हम्म, कर्जा लेना पड़ेगा, आपका वित्तीय बजट गड़बड़ा जाएगा। ऐसा ही देश चलता है, ऐसा ही सरकारें, राज्य सरकारें चलती है। महाराष्ट्र पे 8 लाख करोड़ का अभी कर्जा है। हम्म, 2 लाख करोड़ का वित्तीय घाटा अभी तक चल चुका है। मतलब लाडली बहना योजना अनाउंस करने के बाद 2 लाख करोड़ हम्म, का वित्तीय घाटा हो गया। हम्म, अब ये 10 लाख करोड़ का लोन है महाराष्ट्र पे। जो महाराष्ट्र का जीडीपी है, सकल उत्पाद है, उसके 3% से ज्यादा यदि कर्जा बढ़ता है या घाटा बढ़ता है, तो ये अब जो अर्थशास्त्र है वो गड़बड़ा जाता है। हम्म, और वो 3% अब बढ़ चुका है। इसके बावजूद भी मुझे ताज्जुब लगता है, ये लोग साल भर क्या करते हैं। साल भर चुप रहते, और यहाँ पर आखिरी अधिवेशन होने के बाद विधानसभा का जो आखिरी अधिवेशन वो समाप्त होने के बाद हर दूसरे दिन कैबिनेट मीटिंग हो रही है और हर दूसरे दिन हम्म, फैसले हो रहे हैं। आज करीब करीब सभी लोग इस बात को जान रहे हैं कि 12 तारीख को यानी कल दशहरा है, शनिवार हम्म, को दशहरे को रैली होगी। एक नाथ शिंदे अपनी रैली करेंगे, उद्धव ठाकरे अपनी रैली करेंगे। वो एक दो रैली होती है। महाराष्ट्र में 3 आयोजन अभी आजकल बड़ी चर्चा में है। पहले 2 ही हुआ करते थे। मुंबई में हम्म, दादर में शिवाजी पार्क पे जो रैली होती थी बाला साहेब ठाकरे की, शिवसेना की, और एक आयोजन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नागपुर में होता था। हम्म, अब मुंबई में 2 रैली होने लगी, क्योंकि 2 शिवसेना है। तो इस रैली का खर्चा चुनाव में ना जुड़े, और संघ की भी आयोजन, भले ही संघ को कोई लेना देना नहीं है राजनीति से, लेकिन कोई उस पे भी ऑब्जेक्शन नहीं की, इसलिए सैटरडे मुझे लगता है कि शनिवार का दिन छोड़ दिया गया है। हो सकता है हम्म, रविवार के दिन चुनाव आयोग चुनाव घोषित करे। तो अब चुनाव आयोग चुनाव घोषित कर रहा है, सदन है नहीं, सदन के प्रति आपका कोई दायित्व नहीं बचा है। तो आप दनादन आज भी आपने 38 फैसले लिए, उसमें एक हम्म, क्रीमी लेयर का भी फैसला लिया। हम्म, कई फैसले ऐसे हैं जिसमें वित्त मंत्रालय ने लगातार लाल झंडी दिखाई है कि इससे ज्यादा हमारा खर्चा नहीं हो सकता। नितिन गडकरी जो महाराष्ट्र से ही आते हैं और केंद्र में कैबिनेट मंत्री हैं, हाँ, उन्होंने भी महाराष्ट्र की सरकार के वित्तीय प्रबंधन पे सवाल उठाए हैं। और ऐसा नहीं कि बीजेपी से आवाज नहीं उठ रही है। तब देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि नहीं नहीं, हमारे पास तो सब सारी व्यवस्था है, और नितिन गडकरी जी को ऐसी वो ऐसे बोलने के आदी है। हम्म, मतलब कोई कहे कि भाई हमारा घाटा बहुत बढ़ रहा है, कर्जा बढ़ रहा है, हमारी वित्तीय स्थिति खराब हो रही है, यदि ऐसा कहा तो बोले वो बोलने के आदी है।
और हमारे पास व्यवस्था है, व्यवस्था कहाँ से करी है आपने? कौन से हेड के तहत कही करी है? हम्म, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं हमारे पास जब हम विभिन्न जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैंने कई कानूनों में तब्दीली करी, जो कानून खराब थे उनको बंद कर दिया, नए कानून हम्म, लाने का प्रयास करते हैं। अब वो समय आ गया है कि ये चुनाव प्रबंधन और चुनाव के लेके भी कानून बदलने चाहिए। ऐसी घोषणाएँ जो आखिरी साल में की जाती हैं, ऐसी घोषणाएँ जो सदन के बाहर की जाती हैं, ऐसी घोषणाएँ जब सदन खत्म होने के बाद मतलब आखिरी सदन खत्म होने के बाद की जाती हैं, ऐसी घोषणाएँ जो चुनाव के 1 साल पे की जाती हैं, ऐसी घोषणाएँ जिनका कोई वित्तीय प्रबंधन बजट में नहीं होता, बजट में एलोकेशन नहीं होता, ऐसी योजनाओं पे अंकुश लगना चाहिए। ऐसे विज्ञापनों पे अंकुश लगना चाहिए। मतलब करीब-करीब 96 करोड़ रुपए का मैंने जो चर्चा सुनी है, मैं अभी आज ही महाराष्ट्र से लौटा हूँ मैं। हम्म, तो ऐसी मैंने चर्चा सुनी है कि 96 करोड़ रुपए का डिजिटल विज्ञापन का बजट क्लियर किया है हाल ही में। हम्म, हम्म, क्या ज़रूरत है जब अपनी नई सरकार आ रही है, नई सरकार को करने दीजिए। हम्म, ये कुल मिला के प्रलोभन देके मतदाताओं को खरीदने का प्रकार है और इससे कोई बात नहीं। दूसरी बात, ये तो एक प्रबंधन की बात हो गई जिसके लिए दादा लगातार हम नाराज़ हैं, नाराज़गी दिखाते रहे हैं क्योंकि वो वित्त मंत्री हैं। अब अजित पवार को भी ये समझ में आ गया होगा कि शरद पवार के साथ रह के वित्त मंत्री होने के मायने क्या है और मोदी जी के साथ जाके वित्त मंत्री बनने के मायने क्या है। हम्म, जब शरद पवार के साथ थे तो अजित पवार का शब्द अंतिम शब्द हुआ करता था। यदि वित्त मंत्रालय ने हरी झंडी दिखाई तो ठीक है, उन्होंने रेड फ्लैग दिखाया तो योजना कभी कैबिनेट में नहीं आई। ये ताकत अजित पवार की थी और लोग ये कहते थे कि ये सरकार तो अजित पवार ही चला रहे हैं। हम्म, लेकिन जब से अजित पवार, अजित दादा इस एनडीए गठबंधन में आए, तो मोदी जी के हम्म, साथ है, तब से पहले 1-2 महीने में तो उनको लगा कि मैं ही सब कुछ हूँ, सब मुझे ही पूछ के करते हैं। लेकिन उसके बाद जो स्थितियाँ बदली, खासकर लोकसभा चुनाव के बाद संघ हमलावर हुआ। उन्होंने कहा कि ये क्या अजित पवार की क्यों ज़रूरत है हमारे साथ? उसके पहले कई कार्यकर्ताओं के वीडियो आ गए हैं, कि कार्यकर्ता नेताओं को अपने पूछ रहे हैं, विधायकों को, हम्म, मंत्रियों को कि अजित पवार को क्यों लिया साहब? अपनी सरकार तो चल ही रही थी। अजित पवार को हम्म, लिया तो फिर भ्रष्टाचार की बात कैसे करेंगे? लेकिन अजित पवार सरकार बचाने के लिए नहीं लाए गए थे। अजित पवार शरद पवार को समाप्त करने के लिए लाए गए थे। हम्म, दिल्ली से जो महाराष्ट्र देख रहे थे, शायद वो महाराष्ट्र को ठीक समझ नहीं पाए। उन्होंने सोचा कि चलो आपने शिवसेना तोड़ी क्योंकि आपको सत्ता में आना था। आपने तोड़ दिया, आपने बदला लिया, जो भी है, जो आपने सेटल कर दिया, कर दिया। हम्म, लेकिन हास्यास्पद ये है कि जब शिवसेना और बीजेपी साथ में थी, तब क्या बोला था उद्धव ठाकरे ने कि 2.5 साल हमें मुख्यमंत्री दीजिए, 2.5 साल आप ले लीजिए। हम्म, यदि वही होते तो आज मैं बता रहा हूँ आपको आशीष, ये सरकार 15 साल, 20 साल चलती यदि शिवसेना और बीजेपी साथ में होती। 2.5 साल मुख्यमंत्री पद भी मिलता बीजेपी को। बीजेपी के अड़ियल रवैये से या शिवसेना को खत्म करने के रवैये से, क्योंकि हम कब तक शिवसेना के भरोसे महाराष्ट्र में काम करें? इस शिवसेना हम्म, को खत्म करें तो महाराष्ट्र में सीधा कांग्रेस, एनसीपी एक तरफ होगी और बीजेपी एक तरफ होगी। इस लंबे प्लान को लेकर बीजेपी ने शिवसेना तोड़ी। उसमें उल्टा हुआ। उसमें उद्धव ठाकरे और स्ट्रांग होके निपटे। फिर उस बौखलाहट में कि उद्धव ठाकरे खत्म नहीं हो रहे, तो उन्होंने सोचा कि ये पूरा जो कांड रचा इसका रचयिता कौन है? हम्म, ये जो शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी का रचयिता कौन है? शरद पवार। तो बस शरद पवार को सबक सिखाया जाए। हम्म, जब इन्होंने सबक सिखाने का प्रयास किया, ये खुद सबक सीख लिए इन्होंने। अजित पवार को तोड़ा है। अजित पवार लायबिलिटी हो गए। लोकसभा नतीजों के बाद तो संघ ने भी जोरदार हमला बोल दिया अजित पवार पे। अजित पवार डिफेंसिव मोड में आ गए। अजित पवार के पास बोलने के लिए ज्यादा जगह नहीं थी क्योंकि अजित पवार लोकसभा में वो प्रदर्शन भी नहीं कर पाए। हम्म, उसके बाद फिर देवेंद्र फडणवीस ने यहां तक बोल दिया कि कुछ डिसीजंस अपने मन के खिलाफ लेने होते हैं राजनीति के चलते। उन्होंने इस बात को भी बताया कि अजित पवार का डिसीजन उनके मन के खिलाफ था, कार्यकर्ताओं के मन के खिलाफ था। उन्होंने ये भी बोल दिया कि मैंने संघ को भी समझा दिया है और कार्यकर्ताओं को भी समझा दिया है। हम्म, हालांकि खुद अजित पवार ही कितने, हालांकि देवेंद्र फडणवीस ही कितने समझ पाए हैं, ये बड़ा प्रश्न है। हम्म, ये लेना या गलत हो या क्या हुआ।
इसी बीच हमने एक वीडियो किया था, याद होगा आपको आशीष जी, कि जरांगे पाटिल के आंदोलन के पीछे कौन है। हाँ। ये तो हो गई महाराष्ट्र की बीजेपी, दिल्ली, महाराष्ट्र पे कब्जा, पार्टियों की तोड़फोड़, अलग अलग गठबंधन, इसकी राजनीति। लेकिन महाराष्ट्र की अपनी एक राजनीति, मराठा राजनीति। उस मराठा राजनीति में जरांगे पाटिल नाम का एक आदमी का उदय हुआ, जो एक छोटा लैंड होल्डर है, जिसके पास 4 एकड़ जमीन भी नहीं है। वो एकाएक महाराष्ट्र में बड़ी बुलंद आवाज बन गया, लाखों की तादाद में भीड़ आ गई। कई लोग सोचते हैं कि इसके पीछे प्रबंधन किसका है। भाई, आप 500 एकड़ में यदि आप 10 6-7 लाख लोगों की रैली करती है, कुछ तो खर्चा होता है। ये कौन कर रहा है? कई सवाल उठते थे। फिर दबी जुबान में चीजें बाहर आने लगी कि एकनाथ शिंदे और शरद पवार कहीं मराठा राजनीति में एक तो नहीं हुए, क्योंकि एकनाथ शिंदे अपने आप को मराठा नेता करके प्रोजेक्ट करने लगे। मराठा नेता के नाम पे आज महाराष्ट्र में शरद पवार से आगे कोई नहीं, ये भी उतना ही सत्य है। बीजेपी के पास कोई मराठा नेता है ही नहीं। बीजेपी के पास जो मराठा नेता है, जो मराठा नेता उभर सकता है, उन लोगों को इन्होंने भ्रूण हत्या कर दी, उन सबकी। चाहे विनोद तावड़े हो, अब विनोद तावड़े को दिल्ली लाके आपने सेटल कर दिया, लेकिन महाराष्ट्र की जमीन पे उसको उभरने नहीं दिया। दूसरा एक मराठा नेता उभर रहा था, जिसका नाम था चंद्रकांत दादा पाटिल, जो पार्टी के अध्यक्ष भी रहे। और पहली बार बीजेपी ने पश्चिम महाराष्ट्र, मतलब पुणे, सातारा, कोल्हापुर, सोलापुर, सांगली, इस पूरे क्षेत्र में पहली बार बीजेपी ने छेद कर दिया था। और वो छेद किया था चंद्रकांत दादा पाटिल के नेतृत्व में। चंद्रकांत दादा पाटिल ने, क्योंकि वो मराठा है, लेकिन ताज्जुब की बात आपको आशीष पता पड़ेगी कि जब मैं महाराष्ट्र में था और किसी बीजेपी नेता से मेरी बात हो गई, तो उन्होंने कहा कि चंद्रकांत दादा पाटिल तो जैन है। मैंने बोला, आपको किसने कहा? बोला, नहीं, पार्टी में सब लोग जैन कहते हैं, क्योंकि वो कोल्हापुर से है और वो बेसिकली बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं। वो संघ के द्वारा प्रशिक्षित, और उसके बाद उन्होंने फुल टाइमर एबीवीपी में फुल टाइमर थे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में। और फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से वो बीजेपी में भेजा गया उनको। तो वो मराठा नहीं है कि जो बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, या जिनकी जागीरें हुआ करती थी छत्रपति शिवाजी महाराज के समय की, उस टाइप के लोग, उस टाइप के परिवार से नहीं आते, लेकिन है मराठा। लेकिन यदि ये मराठा उभर गया तो बाकियों की दुकान खत्म हो जाएगी, इसके लिए उनको जैन बोलना शुरू कर दिया। अच्छा, वो कहते कि भाई मैं मराठा हूं, कोई जैन कहे तो मैं कब तक? जैसा भाई वानखड़े अब मराठों में होते हैं, वानखड़े अब शेड्यूल कास्ट में होते हैं, वानखड़े गोल्ड स्मिथ यानी सोनार में होते हैं, और वानखड़े मुसलमान में होते हैं। अब कोई मुझे मुसलमान ही समझे तो मैं क्या करूं? कोई मुझे सोनार समझे तो मैं क्या करूं? मैं जो हूं वो मुझे पता है। मेरा बर्थ सर्टिफिकेट, मेरे कॉलेज की सर्टिफिकेट में उसका उल्लेख। तो ऐसा तो वो मराठा नेतृत्व तो नहीं पनपने दिया। तो कुल मिला के जरांगे पाटिल लगातार देवेंद्र फडणवीस को ही क्यों टारगेट करते हैं? देवेंद्र फडणवीस तो सरकार में उप मुख्यमंत्री है। उन्होंने कभी अजित पवार को सवाल नहीं उठाया, उन्होंने कभी मुख्यमंत्री पे सवाल नहीं उठाया, जबकि सरकार का मुखिया तो मुख्यमंत्री है। वो कभी शरद पवार को सवाल नहीं उठाते, उठाते तो बड़ी दबी जुबान में, बड़ी शालीनता से एक रेफरेंस के लिए उठा देते हैं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस के लिए तो बिल्कुल आर पार की लड़ाई की बात करते हैं, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण है। हाँ। और महाराष्ट्र में ब्राह्मण मुख्यमंत्री लगातार 5 साल रहना, ये किसी के गले नहीं उतरता। अब मैं बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, अब मैं आपको वहां के सामाजिक समीकरण पे बात कर रहा हूँ। एक बार अंतुले क्या वहां मुख्यमंत्री बने, वो जो नॉन मराठा थे। तो हमारे यहाँ नॉन मराठा मुख्यमंत्री कौन बने? हमारे यहाँ वसंतराव नाईक बने। कन्नमवार थे पहले मुख्यमंत्री, वो वैश्य समाज के थे, ओमटी समाज बोलते हैं जिसको, जो तेलंगाना से सीधा संबंध रखता है। उसके बाद वसंतराव नाईक बने, वो नॉन मराठा था, बंजारा थे। फिर उनके भतीजे बने सुधाकर नाईक, वो बंजारा थे, लेकिन उनकी बहुत, वसंतराव नाईक तो बहुत साल तक रहे, लेकिन सुधाकर नाईक की तो वो सरकार पूरी 5 साल तक नहीं कर पाई। अंतुले मुस्लिम थे, तो उनके ऊपर भी पूरे मराठों ने हमला बोल दिया। शालिनी ताई पाटिल, जो वसंत दादा पाटिल की पत्नी थी, उनके नेतृत्व में
और यहां तक बोल दिया कि औरंगजेब का जैसा जिजिया कर था वैसा जिजिया टैक्स महाराष्ट्र पे लगा है अंतुले ने। अंतुले को जाना पड़ा लगातार। फिर पृथ्वीराज चौहान हो, फिर पाटिल हो, फिर एक मुख्यमंत्री आए सुशील कुमार शिंदे, दलित मुख्यमंत्री थे, उनको नहीं चलने दिया पूरे टाइम, उनको वापस कर दिया। एक अकेले ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर है जो कंटिन्यू रहे। इसके पहले एक ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर का जोशी शिवसेना लेके आए थे, लेकिन उनके खिलाफ फिर सब मराठों ने एक कर दिया, तो फिर नारायण राणे को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। तो इतिहास है महाराष्ट्र का, ज्यादा लंबा नहीं है, ऐसे हाथ पे गिनने लायक है। तो वहां पे दलित, मुसलमान, ब्राह्मण सबका ट्राई किया, बंजारा, ओबीसी। तो कुल मिलाकर नहीं। अब ये लड़ाई लड़ाई मराठों की है। तो अब उसमें जरांगे पाटिल निपटा रहे हैं देवेंद्र फडणवीस को, तो रास्ता क्लियर हो रहा है एकनाथ शिंदे के लिए। और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे के लोग निपटा रहे हैं अजित पवार को। आप देखिए अजित पवार के खिलाफ जितना बीजेपी नहीं बोल रही, जबकि हाँ। संघ को ऑब्जेक्शन है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ऑब्जेक्शन है, लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई बड़ा नेता अजित पवार पे आपेक्ष नहीं लगाता है। देवेंद्र फडणवीस हमेशा संभालने की बात करते हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे के मंत्री हो, एकनाथ शिंदे के विधायक हो, जो जिस हिसाब से और बिलो द बेल्ट हमला कर रहे हैं अजित पवार पे, इस हिसाब से एक अलग टाइप की राजनीति मराठा नॉन मराठा की चल रही है। इसी बीच भाजपा ने इसी का फायदा उठाते हुए, जो आप हरियाणा रिपीट बोल रहे हैं, वो हरियाणा रिपीट करने का प्रयास हो रहा है। वहां अभी कुछ जाति 33 जातियां ओबीसी में जोड़ दी। ओबीसी वर्सेस मराठा, जाट वर्सेस नॉन जाट जैसा हरियाणा में किया, वैसा मराठा वर्सेस ओबीसी करने का प्रयास अब महाराष्ट्र में होगा। और बीजेपी उसके लिए बिल्कुल पूरे ताक पे लगी हुई है। अब ऐसे में अजित पवार जो वित्तीय स्थिति को लेके, देश की वित्तीय, राज्य की वित्तीय हालत को लेके जो चिंता है, वो चिंता किसको पड़ी है मुझे बताइए। अटल जी की सरकार से जब चंद्रबाबू नायडू ने विड्रॉ कर लिया, तब प्रमोद महाजन जी थे, जीवित थे। जब प्रमोद महाजन जी को हमने पूछा कि क्यों चंद्रबाबू नायडू जैसा दक्षिण का एक साथी है आपने खोया, तो उन्होंने कहा कि बहुत डिमांड होती है, इतनी डिमांड नहीं पूरी कर सकते, कर्जा लेके डिमांड नहीं पूरी कर सकते, देश की वित्तीय हालत भी देखनी होती है। सरकार चली जाएगी तो पूरेगा, लेकिन हम देश को वित्तीय आपातकाल की स्थिति में नहीं ढकेल सकते। तो वो अटल जी थे। अब वर्तमान में केंद्र में जहां 54 लाख करोड़ से शुरुआत होके 210 लाख करोड़ तक का कर्जा पहुंच जाता है, और ये मोदी स्टाइल ऑफ फंक्शन है। जब केशुभाई पटेल से मोदी जी ने सरकार, राज्य सरकार ली थी गुजरात की, तब नहीं के बराबर कर्जा था गुजरात पे, नहीं के बराबर। और जब मोदी जी ने गुजरात छोड़ा, दिल्ली आ गए प्रधानमंत्री बनने, तब गुजरात राज्य के पहले 4 राज्यों में, 5 राज्यों में कर्जदार राज्य था, इतना कर्जा लेके थे। तो कर्जा लेके दिवाली करना ये तो उनका पुराना शौक है। वही अब पूरा देश भोग रहा है कि 210 लाख करोड़। अब वही आप महाराष्ट्र पे लाद रहे हो, क्योंकि जितना महाराष्ट्र कर्जे में जाएगा, उतना कहीं ना कहीं गुजरात को उसका फायदा होगा, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में आएगा वो गुजरात चला जाएगा। कोई भी इन्वेस्टमेंट बैंकक्रप्ट राज्य में नहीं आती। उनको डर लगता है कि ये दिवालिया राज्य हो रहा है, यदि इस पे हम ज्यादा हमारा निवेश करेंगे या हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, कल वहां पे कुछ एक्स्ट्रा टैक्सेस लगेंगे, कुछ अराजकता होगी, तो हमारा क्या। तो इस वजह से आज जो अजित पवार आए मीटिंग में, वो 10 मिनट भी इसलिए बैठे चित्रांश जी, कि 10 मिनट वो रतन टाटा जी को श्रद्धांजलि का कार्यक्रम था। पहला प्रस्ताव आदरणीय स्वर्गीय रतन टाटा जी को श्रद्धांजलि का प्रस्ताव था, तो 10 मिनट उसमें बैठे। जैसे ही श्रद्धांजलि समाप्त हो गई, वो चेयर से उठ के चले गए, चेयर खाली रही। ज्यादातर 38 में जो डिसीजन लिए हैं, इसमें ज्यादातर डिसीजन जो थे, निर्णय थे, ये वित्तीय विभाग से संबंधित है, जिसमें वित्तीय विभाग का होना जरूरी है। बिना वित्त मंत्री की डिसीजन हो गए, घोषणाएं हो गई। या तो दो बातें लगती है मुझे। तो एक बात तो मैं स्वयं नितिन गडकरी ने जो कहा है, वो वीडियो आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पे सर्च करोगे तो। नितिन गडकरी जी ने कहा कि एक समय ऐसा था कि हम चुनाव लड़ रहे थे,
गोपीनाथ मुंडे, मैं, हम सब ड्राफ्टिंग कमेटी में थे, घोषणा पत्र ड्राफ्टिंग कमेटी में। तो हमने दे योजनाएं, तो फिर वो योजनाएं देख के मैं भी थोड़ा डर गया। तो भाई हमने कमेटी में भाई किसी ने पूछा कि इतनी योजनाएं हम दिलवा पाएंगे क्या जीत गए तो सबने एक ने हंसते हुए कहा कि हम जीत थोड़ी रहे हैं, हम तो चुनाव लड़ रहे हैं, जीत तो कांग्रेस वाले हैं। ये इतनी घोषणाएं कर दो कि कांग्रेस वाले इससे ज्यादा घोषणा करके फट जाए, और जब सत्ता में आए तो फिर दे भाई, कैसा देता है तू। बोले लेकिन उस समय हो गया उल्टा, जनता ने हमें सत्ता में बिठाया, तो हमने की हुई घोषणाएं अब जनता को क्या बताएं, हमने तो यूं ही की थी, और वो गले पड़ गई। और बोले फिर नानी याद आ गई, उसमें से तो कोई हमको ड्रॉप करनी पड़ी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इतनी सारी योजनाएं चला के चले जाओ कि आने वाली जो अगली सरकार आएगी उसको उस योजनाओं की कंटिन्यूटी में कई करोड़ रुपए और कर्जा लेना पड़ेगा। हम तो डूबेंगे सरनम, आपको भी ले डूबेंगे। उनको भी ले डूबेंगे। लेकिन तो बड़ा जो सवाल हाँ, नहीं, अभी सवाल ये है कि अजित पवार क्या मंत्रिमंडल से इस्तीफा देंगे। मैं एक बात और भी एक वीडियो में कह चुका हूं कि भाजपा या एकनाथ शिंदे कतई अजित पवार को नहीं कहेंगे कि आप छोड़ के चले जाइए, लेकिन इतना अपमान करेंगे, इतनी अपमानजनक स्थिति में उसको लेके आएंगे कि वो छोड़ के जाएंगे, इज्जत होगी तो। अब अजित पवार के पास दो चीजें हैं, अजित पवार गठबंधन छोड़ते हैं तो ईडी उनको उठा के घर पहुंचा देती है जेल, और यदि नहीं छोड़ते हैं तो ऐसा ही अपमानित होना है। दूसरी बात है, यहाँ ईडी से बचेंगे लेकिन छोड़ के जाएंगे कहाँ। सवाल है, मैंने एक अजित पवार के एक समर्थक विधायक को पूछा जो अजित पवार जी के साथ है, उन्होंने कहा कि आप कहते हो कि छोड़ के जाएंगे, कहाँ जाएंगे अशोक जी बताइए हमको, कहाँ जाएंगे। हम कांग्रेस में जा नहीं सकते, हम राष्ट्रवादी कांग्रेस जहां से आए वहां दरवाजे बंद हो गए, शिवसेना हमको लेगी नहीं क्योंकि वो गठबंधन का हिसाब है, एकनाथ शिंदे हमको लाइबिलिटी समझते तभी तो हम हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। फिर हमारे लिए थर्ड फ्रंट बचता है। थर्ड फ्रंट में कौन है, एक शेट्टी साहब है, एक बच्चू कडू है, वंचित है। अब वो ये सारे फूके हुए कारतूस है, ये टोटल मिला के, ये सब मिला के 3% का इनका वोट शेयर नहीं है थर्ड फ्रंट का। इनके साथ जाके और जग हसाई करने से अच्छा है जहां है वहीं रहो, अपमान का घूंट पी के रहो, गलती तो हो गई। तो एक ऐसे चक्रव्यूह में अटक गए हैं अजित पवार, ना निकल सकते ना उगल सकते। नहीं, अजित पवार तो फंस गए हैं, लेकिन महाराष्ट्र कैसे फंस रहा है या फंसने वाला है, इस पर अगला वीडियो मैं आपसे अगला वीडियो, क्योंकि मैं पॉइंट्स दर्शकों के सामने आज एक नए तरीके का एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं। हम पहले से बता रहे हैं कि किन किन पॉइंट्स पर मैं भाव से स्पेशल अभी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि उतने पॉइंट्स पर एक वीडियो भाव ही बेहतर समझाएंगे, उनसे बेहतर कोई महाराष्ट्र नहीं समझा सकता। क्योंकि ये कर्ज तो देख लिए, यवत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, तो पीजिए घी और मजे मारिए, लेकिन ज्यादा घी हो जाएगा तो फिर आगे दस्त लग जाता है। खैर, जो पॉइंट्स हैं कि क्या ये अपमान, पहला पॉइंट जिस पर एक बार महाराष्ट्र जानना चाहता है, ये अपमान की बात की, अपमान क्या इसलिए कर रही है भाजपा की, भाजपा और शिंदे चाहते हैं कि अजीत पवार न घर के रहे न घाट के रहे, और थर्ड फ्रंट वो परसेंटेज भले, क्योंकि अब और थोड़ा फूक फूक के हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं आज से, जो परसेंटेज वो 3% हो 3.5% हो, अजीत पवार जब अलग जाएंगे तो हो सकता है अंदर खाने अजीत पवार को चुनाव लड़ाने की व्यवस्था भी भाजपा करे, लेकिन तब वो ज्यादा नुकसानदेह होंगे महाविकास अघाड़ी के लिए, क्योंकि अजीत पवार से महायुति में कुछ जुड़ तो रहा नहीं है, कुछ जुड़ नहीं रहा, यही परेशानी है ना। तो जो भी लेंगे वो महायुति को नुकसान पहुंचाएंगे। दूसरी बात, जो चर्चा में आज आई, एक पॉइंट पर चर्चा हुआ कि जरांगे पाटिल का निशाना, टारगेट फडणवीस है। ये सिर्फ क्या जाट,
जो मराठा का हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं महाराष्ट्र में, हूबहू वो जाट स्ट्रक्चर जो हरियाणा में वही रिप्रेजेंट करता हुआ नजर आता है। तो हरियाणा में जाट वर्सेज ओबीसी नहीं रह गया था, जाट वर्सेज ऑल हो गया था। क्या महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं जिस दृष्टि से कि शिंदे और शरद पवार मिलकर खड़ा कर रहे हैं जरांगे पाटिल को, कहीं ऐसा तो नहीं कि जरांगे पाटिल जैसे अन्ना हजारे खड़े हुए थे, जरांगे पाटिल के पीछे कोई अदृश्य शक्ति है और जानबूझकर फडणवीस पर हमला करवाया जाता है कि फडणवीस पर हमला होगा तो रिएक्शन, क्रिया की प्रतिक्रिया के सिद्धांत के प्रतिपादक बेसिकली मैं तो मोदी जी को मानता हूं भारत में। मैं न्यूटन और आइंस्टीन सबको तो भूल गया जब से वैज्ञानिक मोदी को देखा। तो क्रिया की प्रतिक्रिया, मनोज जरांगे पाटिल की क्रिया जो है उसकी प्रतिक्रिया सिर्फ ओबीसी नहीं, ओबीसी, ब्राह्मण यानी मराठा वर्सेज ऑल के रूप में तो नहीं देखना चाहती है भाजपा। और उसमें बिल्कुल शिंदे और शरद पवार, इनके नाम पर लोग दिग्भ्रमित रहे कि शिंदे और शरद पवार के हाथ में भी कुछ नहीं रह जाएगा जब मराठा वर्सेज ऑल हो जाएगा। जैसे हरियाणा की पॉलिटिक्स पर लगातार जाटों का कब्जा रहा हरियाणा में, और जब ये नैरेटिव बन गया जाट वर्सेज नॉन जाट, तो सब हो गए, नॉन जाट में ब्राह्मण भी आ गए, राजपूत भी आ गए, और सबको लगा कि अब जाटों की सियासत से मुक्ति का वक्त आ गया है, कहीं महाराष्ट्र को उस दिशा में तो नहीं ले जा रहे। ये दो बड़ा यकीनन महत्वपूर्ण विषय है। यकीनन 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 दो चीजें हैं आशीष। महाराष्ट्र में ये जरूर वही कर रहे हैं। आज थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए तो चले, आज इसी पे हम बात करें। महाराष्ट्र में करने का प्रयास कर रहे हैं जो हरियाणा है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि हर राज्य की तासील अलग होती है, हर राज्य का इक्वेशन अलग होता है। महाराष्ट्र, मैंने कहा कि यह संयुक्त महाराष्ट्र है, ये अलग अलग प्रांतों से जोड़ के एक राज्य बनाया मराठी भाषिक। सीपी बेरार से विदर्भ आ गया, निजाम से मराठवाड़ा आ गया, खानदेश और जो मुंबई राज्य था उससे कोकण और पश्चिम महाराष्ट्र आ गया, मुंबई आ गया। ये अलग अलग, इसलिए इसको संयुक्त महाराष्ट्र कहते हैं महाराष्ट्र के बारे में जब बोलते हैं तो बाय एंड लार्ज ऐसा है कि ये तो हो गया कास्ट फैक्टर, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट हर राजनीतिक दल का एक एक जबरदस्त अपना कंट्रोल है कुछ एरिया में। जैसा पश्चिम महाराष्ट्र की बात मैं करूं तो वहां शरद पवार की तूती बोलती है। यदि मैं बात करूं कोकण और मुंबई की, तो वहां शिवसेना एक जमाने में हुआ करती थी। हालांकि कोकण में अब बीजेपी भी थोड़ी घुस गई है, एनसीपी भी थोड़ी घुस गई। यदि मैं विदर्भ की बात करूं तो विदर्भ होलसोल कांग्रेस के पास हुआ करता था। मराठवाड़ा भी कांग्रेस और बाकी लोगों में बटा हुआ था। उत्तर महाराष्ट्र में कुछ हद तक बीजेपी ने, जैसा जलगांव, धुलिया, ये जो बेल्ट है, यहाँ बीजेपी ने बहुत काम किया, क्योंकि इनके लिए बहुत पुराने लोग थे बीजेपी में जो पहले से काम कर रहे थे उस क्षेत्र में। तो उसका एक बहुत बड़ा एक वोट बैंक वहां पे है बीजेपी का। तो सवाल ये है कि आपको सिर्फ मराठा वर्सेस ओबीसी करके नहीं चलना पड़ेगा, आपको विदर्भ की जनता को यह बताना होगा कि कांग्रेस नाकारा है। लेकिन विदर्भ की जनता की कुछ एस्पिरेशंस भी है। देखिए, ये बड़ा छोटा राज्य है हरियाणा, 90 सीटों का, वो बहुत बड़ा 3 गुना, मतलब डबल ही है महाराष्ट्र, 3 गुना है करीब करीब हरियाणा से। 48 सीटें हैं या 10 सीटें हैं, 3-4 गुना है साहब। अब आप देखिए होता क्या है कि किसान यहाँ आंदोलन से परेशान थे, वहां किसान रेट से परेशान है। 5,000 रुपए क्विंटल का कपास का आज मार्केट में रेट खुल गया है। 8,000 तो उसकी लागत है, 5,000 में वो क्या कर लेगा, मर जाएगा। सोयाबीन का रेट ऐसा ही नीचे आ गया है जिसमें किसान मर रहा है, बरसात में किसान को मारा है। आप योजनाएं बहुत घोषित करते हैं, ये योजनाएं गांव गांव तक, लोगों तक पहुंच रही है क्या? जो लाभान्वित है वो उससे खुश है क्या? अच्छा, दूसरी बात है, एक पढ़ा लिखा राज्य है, एजुकेटेड राज्य है कंपेरेटिवली। तो कई फैक्टर्स है जहां शिवसेना को बहुत फूक फूक के देखना पड़ेगा। इसलिए महाराष्ट्र वर्सेस गुजरात एक अस्मिता का सवाल जो हरियाणा में नहीं था, हरियाणा वर्सेस गुजरात। दूसरी बात कि पार्टियां तोड़ने का जो खामियाजा, वहां के चौटाला की पार्टी कोई हरियाणा की अस्मिता से साथ जुड़ी हुई नहीं थी, इसलिए चौटाला टूटा तो कोई लोगों को लगा चलो भ्रष्टाचार टूटा। लेकिन शिवसेना टूटी या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी टूटी तो ये कहीं ना कहीं मराठी अस्मिता के साथ लोग जोड़ रहे हैं। यही लोकसभा में अपने को देखने को मिला। तो ये अस्मिता वाला कार्ड कैसा करेंगे आप?
आप जो उद्योग लेके गए महाराष्ट्र से, उसको महाराष्ट्र को क्या दिया आप? महाराष्ट्र को आप कर्जे के खाई में ढोल रहे हैं। ये महाराष्ट्र की जनता भी समझ रही है। अजित पवार यदि कल, भाई अजित पवार को राजनीतिक सन्यासी लेना पड़ेगा और कोई जगह नहीं है अभी अजित पवार के लिए बची। तो सन्यास लेने के पहले वो लोगों के सामने जाके बता देंगे कि मैं वित्त मंत्री हूँ और इस वजह से मैं अब राजनीति से बस समाप्त हो गया हूँ, क्योंकि मैं इस महाराष्ट्र को बर्बाद करके राजनीति नहीं करना चाहता। तो उसका एक इम्पैक्ट जाएगा। तो ऐसे कई फैक्टर्स है। लेकिन हाँ, ये जो कर रहे हैं, जो क्लीन स्वीप मैं कर रहा था, जो मैं कह रहा था कि बीजेपी 50 सीटों पे आएगी और पूरी महायुति 100 सीटों 100 मतलब 80 सीटों पे सिमट जाएगी, वो आकलन अब फिर से करना होगा। अब वो आकलन मुझे, जो नया आकलन करूंगा मैं, वो चुनाव घोषित होने के बाद उम्मीदवारों पे तय करेगा। क्योंकि हमने उम्मीदवार यदि कंसिडर किए होते हरियाणा में, तो हरियाणा में कई ऐसे मेरे मित्र थे जो कांग्रेस के ही थे, वो खुद कहते थे कि 36-37 पे कांग्रेस टिक जाए तो आश्चर्य नहीं होगा, और हमें लग रहा था कि इनको टिकट नहीं मिला इसलिए ऐसे कर रहे हैं। यदि ये 17 सीटें कांग्रेस ने जो जबरदस्ती, या तो बीजेपी के हाथ में खेल गए टिकट बांटने वाले, या अपने को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए इसलिए कुछ सीटों पे हलवाने का प्रयास किया गया, या कुछ पैसों का खेल हुआ, या कोई और खेल हुए, ये 17 सीटें जो कांग्रेस के विद्रोही लोगों ने नंबर 2 पोजीशन पे रह के हजारों की तादाद में वोट लिए हैं, यदि उनको टिकट मिलते तो कांग्रेस आज 52 पे होती। हम कोई गाली हम राजस्थान की जनता को नहीं दे रहे। 11% की बढ़ोतरी है कांग्रेस के मत प्रतिशत में। 11, एक राज्य में 11% की बढ़ोतरी मत प्रतिशत में हो, यह मैंने नहीं देखा अभी तक किसी राज्य में, किसी एक राजनीतिक दल को। वो बढ़ोतरी बताती है कि लोगों ने कांग्रेस का साथ दिया। मत प्रतिशत देखा जाए तो कांग्रेस को साथ दिया। अब भाजपा वाले क्या करते हैं, इसको मैंने बोला ना, ये ढोलकी बजाते हैं। ये जब जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो बोलेंगे देखो सबसे बड़ी पार्टी हम उभरे नंबर 2 की, ये हमारा अचीवमेंट है। बंगाल में हारते हैं तो बोलते हैं कि नहीं, हमको 3 से 73 आ गए, ये हमारा अचीवमेंट है। फिर कांग्रेस तुम्हारे बराबरी में वोट परसेंटेज लेके आए और 11% कांग्रेस ने एक्स्ट्रा वोट लिया है, ये कांग्रेस की अचीवमेंट है। गड़बड़ कहाँ है? आपके 9 के 9 मंत्री हार जाते हैं, ये आपकी लॉस है, आप रिजेक्टेड हो। और वो आपने तब किया जब आपने कैबिनेट बदली, चीफ मिनिस्टर बदला, इसके बाद मंत्री हारे हैं आपके। ये तो फिर उधार के सिंदूर पे जुगाड़ का विजय है ना। तो हम इसलिए नहीं बोल रहे कि कांग्रेस की सरकार है, हुड्डा जी की बनते, शैलजा बनते तो हमको कौन सा फर्क पड़ता। हमारे पास एक सरकार और होती जिसका हम फिर क्रिटिसाइज करते, फिर सवाल उठाते। क्या हम छत्तीसगढ़ पे कांग्रेस की सरकार थी तो बघेल पे सवाल नहीं उठाते थे? बघेल पे क्या बघेल ने जंगल हमसे कटवा दिया तो सभी लोगों ने झगड़ा। बहुत। हाँ, तो ये कहने की बात है कि इनकी, हमारी कोई दुकानें नहीं, हमारी दुकान तो जनता जनार्दन है, और वो दुकान भी नहीं है, सेवा है। जो लोग उद्योगपतियों से पैसे लेके चैनल चला रहे हैं, उन उद्योगपतियों का ऑफर हमारे पास भी आया होगा, ऐसा नहीं है। हाँ, नहीं लेकिन लेना है लेकिन किसी सवाल वो, तरह। लेकिन नहीं, लेकिन हमारी, लेकिन दर्शक देखते हैं, दर्शकों को पता है क्या है। हमने वीडियोज दिखाए, हमने लोगों को बताया कि क्या है। लोग भी जानते हैं कि जहाँ 4 लाख 5 लाख की रैली प्रधानमंत्री रैली एड्रेस करते थे, वहां 10,000 पे आ गए। तो ये लोगों ने देखा नहीं है क्या? इसके इसके बावजूद प्रधानमंत्री कहते हैं कि जनता मेरे साथ है, पूरी जनता ने मुझे बहुत प्रेम दिया। ठीक है, 9 मंत्री 11 में से हारते फिर भी जनता का प्रेम समझते, तो वो उनकी परिभाषा है, उनको करना पड़ेगा, क्योंकि महाराष्ट्र का चुनाव सामने है। वो हरियाणा की जीत को महाराष्ट्र में बेचेंगे, लेकिन उस जीत का विश्लेषण भी तो करना पड़ेगा ना। असली यही है तो खेल की। कुल आप मिलाकर, हाँ, हाँ, अब महाराष्ट्र में जी जी। कांग्रेस के अंदर की बातें और कांग्रेस कितनी गलतियां करती है, ये उजागर करने के बाद बीजेपी को बड़ा खुशी होती है। और बीजेपी के तमाम लोग हमारे उस वीडियोस का कोट कर करके सोशल मीडिया पे कांग्रेस को सवाल पूछ रहे हैं। अब उनको अशोक वानखड़े अनटचेबल नहीं है, अछूत नहीं है।
उनके लिए अशोक वानखेड़े का कोई मायना नहीं है। किसी भी राजनीतिक दल के लिए चित्रांश, मैं, आप, कोई हमारा मायना नहीं है उन लोगों का। वो तो यूज करते हैं। यदि मैंने ऐसा कुछ हाँ। कहा जो उनके उपयोग का है तो तुरंत कोट करेंगे। यदि मैंने कुछ कहा जो उनको तकलीफ देता है तो वो कहेंगे कि ये आदमी पागल हो गया है, ये राष्ट्रद्रोही है, चाइना से पैसा लेता है। तो अभी तक कांग्रेसियों ने नहीं कहा कि वो चाइना से पैसा लेके अशोक वानखेड़े ऐसा बोल रहा है, या बीजेपी से ऐसा पैसा लेके अशोक वानखेड़े बोल रहा है। क्योंकि विदर्भ का हूं तो मेरा नागपुर से संबंध तुरंत जोड़ा जा सकता है। ये तो ऐसे कहिए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैं ट्रोल वाले या सवाल पूछने वाले से और इनसे कोई, क्योंकि हम क्या है ये लोग जानते हैं और हमने हमेशा जो सच्चाई है वो दिखाने का प्रयास किया। इसीलिए मैंने बोला महाराष्ट्र का आकलन आपने कहा, ये जरूर मराठा वर्सेस ओबीसी करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र बटेगा क्या, महाराष्ट्र अपने अस्मिता को छोड़ा क्या। ऐसा ही उन्होंने बंगाल में प्रयास किया, लेकिन बंगाली अस्मिता के नाम पे ममता के साथ जरूरत से ज्यादा सीटें आ गई और ये ममता को नहीं पछाड़ पाए, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। बार बार ममता पे हमला किया और ममता ने वो फोर्ट जड़ा। नहीं तो वहां हिंदू मुसलमान करने का प्रयास किया, वहां क्या क्या नहीं प्रयास किया गया। वहां राम जी को लेके आए गए तो वो दुर्गा को सामने लाई, मतलब सब हथकंडे अपनाए गए। गलत वीडियो, संदेश खाली के गलत वीडियो करके बदनाम करने का प्रयास किया गया। एक महिला डॉक्टर के साथ व्यभिचार होता है, उसका निषेध होना चाहिए, बिल्कुल हम निषेध करते हैं उसका। और ममता सरकार को घेरा भी हमने हमने तो बोला उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन एक 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 उस कांड के ऊपर पूरा बंगाल आप खड़ा कर सकते हो, और महाराष्ट्र में उससे भी घिनौना कांड होता है और हाईकोर्ट कहती है कि भाई आपको अधिकार नहीं है बंद करने का। उससे जनता को तकलीफ होगी, और फिर जो बंगाल में जनता को तकलीफ नहीं होगी क्या, तो बटा हुआ न्यायपालिका, बटी हुई एजेंसियां जो सरकार के हाथ में खेल रही है, और ये तानाशाही रवैया सरकार का, ये सारा चीज के खिलाफ सवाल कौन उठाएगा? हम नहीं उठाएंगे तो उठाने पड़ते हैं, वो करते रहेंगे। समय आएगा तब जनता को समझ में आ जाएगा सही कौन या गलत। इसीलिए महाराष्ट्र का आकलन जिस दिन उम्मीदवार तय होंगे उस दिन हम करेंगे और प्रयास करेंगे, जैसा हमने कहा था लोकसभा में सिंगल डिजिट, वैसा यहाँ का भी आकलन करने का प्रयास करेंगे जो एक्यूरेसी के पास हो। नहीं, बस अब इंतजार करिए, चुनाव का ऐलान जल्दी ही होने वाला है। महाराष्ट्र की सियासत पर बहुत सोच समझकर हम लोग एक एक पॉइंट, और मैंने इसीलिए आज ही कहा, इवन आगे भी इस पर हमारा ध्यान रहेगा कि मराठा वर्सेज ऑल करने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाए जाते हैं। उद्धव ठाकरे ध्यान दे न दें, शरद पवार ध्यान दे न दें, लेकिन हम किसी खुशफहमी में नहीं रहेंगे। हम लगातार इसको मॉनिटर करेंगे कि क्या चल रहा है। ये जो क्रीमी लेयर 8 लाख से 15 लाख, ये सब बड़ा महत्वपूर्ण है। ये क्रीमी लेयर 6 लाख से 8 लाख हरियाणा में हुआ था, हूबहू हरियाणा को महाराष्ट्र में इंपोज किया जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। हरियाणा में 6 लाख से 8 लाख किया गया था, महाराष्ट्र में 15 लाख करने का प्रस्ताव आ गया है। जातियां ओबीसी में डालने की बात आ गई, वही पैटर्न, सेम पैटर्न। भाजपा चुनाव में कभी भी सरेंडर नहीं करती है, जितने भी हथकंडे अपनाए जा सकते हैं अपनाती है, लेकिन हर हथकंडे पर नजर रहेगी। और भाऊ महाराष्ट्र का चुनाव है, महीने में अभी भी 4 बार 5 बार, मतलब लगातार वहां पर अलग अलग व्याख्यान के लिए लोग बुलाते हैं। तो कम से कम उस वक्त महाराष्ट्र में हमारे पास 2 मंच होंगे, न्यूज लॉन्चर भी होगा, और भाऊ लगातार जाते हैं, और जाते हैं तो फिर जगाते हैं थोड़ा झकझोर करके। तो ये सब जो हथकंडे हैं भाजपा ये तो करेगी, उनको करना भी चाहिए, राजनीति कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल है। रही बात हरियाणा की, हम एक बार फिर कहते हैं कि कांग्रेस को वोट भी मिले हैं, जनाकांक्षाएं कांग्रेस के पक्ष में थी। कई एक साथ कई फैक्टर हैं, कुछ कांग्रेस की कमियां, कुछ मशीन में खेल, और जनाकांक्षाओं पर फिर चल गया हथौड़ा। ये साजिशों का हथौड़ा था। इससे डरना नहीं है, हारना नहीं है, हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। अगर निराश हताश हो गए तो फिर लोकतंत्र और संविधान गया समझिए। इजाजत दीजिए, कल दोपहर फिर मिलेंगे भाऊ के साथ मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े में। धन्यवाद भाऊ, नमस्कार।